नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। इसके पहले दो वीडियो हम लोग देखे हैं, बना चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से उसको समझ पाए थे। तो जो लोग हमारे उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जाके हमारे प्लेलिस्ट से पहला नंबर वीडियो और दूसरे नंबर वीडियो को देख ले, ताकि ये टॉपिक समझने में उनको आसानी महसूस हो। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं समतल दर्पण की कि समतल दर्पण क्या होता है। देखिए दोस्तों, पार्ट 2 में मैंने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के नियम में, तो वहां मैंने एक बात का जिक्र किया था कि प्रकाश के परावर्तन के का सबसे अच्छा उदाहरण मेरा समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण क्या होता है, आखिर क्या गुण है इसमें कि प्रकाश के परावर्तन का ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है। प्रकाश के परावर्तन बहुत सारा वस्तु से हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण होता है समतल दर्पण, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन होने के लिए परावर्तक सतह का चिकना होना एकदम जरूरी होता है, जो कि समतल दर्पण में ऐसा गुण पाया जाता है। और ये वही समतल दर्पण होता है जिससे मनुष्य अपना चेहरे को देखता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण। देखिए, कल मैंने जब एक बात का जिक्र किया था समतल दर्पण में, तो वहां कुछ इस प्रकार से मैंने फिगर को ड्रॉ किया था कि ये मेरा समतल दर्पण हुआ, ये मेरा क्या हो गया, समतल दर्पण। तो वहां मैंने बोला था कि किसी भी स्रोत से, यानी स्रोत क्या होना चाहिए, टॉर्च, सूर्य इत्यादि, यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो, किसी भी स्रोत से जब समतल दर्पण पर प्रकाश आती है तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और ये पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और दोनों के बीच एक अभिलंब डाला जाता है। सबसे फैक्ट यानी कि समतल दर्पण की यानी प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में वहां हम जिक्र किए थे कि इसको बोलते हैं कोण आई यानी आपतन कोण, और इस वाले कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि जब हम तिरछे किसी एंगल से, यानी ये 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये जो अभिलंब है ये 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं लंबवत। तो लंबवत न आके जब तिरछे जिस एंगल पे आता है प्रकाश, उसी एंगल में वापस लौट जाता है। तो ये समतल दर्पण की विशेषता हो गए, और इसे ही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब आपके सामने अगर मैं एक सवाल रखता हूं कि क्या समतल दर्पण में लंबवत अगर प्रकाश पड़े, यानी कि ये मेरा समतल दर्पण है, समतल दर्पण में अगर सीधे ऊपर से प्रकाश आए, 90 डिग्री सीधे प्रकाश आए, तो क्या उसके प्रकाश का परावर्तन होगा? तो इसका जवाब होगा जी, यहां भी प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है कि जिस पथ से आती है, यानी आने वाले किरण को कहते हैं आपतन कोण, उसी पथ पे ये क्या होता है, लौट जाती है। यानी कि यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही पथ पे होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन यहाँ भी होता है, लेकिन हमको दिख इसलिए नहीं पाता है कि परावर्तन जो होगा दोनों एक ही पथ पे होता है, यानी पर जिस पथ से आया उसी पथ से वापस लौट गया। और तो यहां प्रश्न आएगा कि यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण जब एक ही पथ पे हो जाता है, तो वहां पे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 हो जाता है। तो ये यहाँ पे फिगर से आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए यही चीज लिखा हुआ है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण के परावर्तन के बाद उसी पथ पे, यानी जिस पथ पे आता है उसी पथ पे क्या होता है, वापस लौट जाती। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब किसको कहते हैं। देखिए, किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये मेरा बुक में दिया हुआ डिफिनेशन रहता है, स्टूडेंट इसको रट भी लेता है, लेकिन सही मायने में इसका अर्थ नहीं समझ पाता है कि आखिर ये प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो प्रतिबिंब नॉर्मल जनरली भाषा में आप समझिए किसको कहेंगे। आप चेहरे में, दर्पण में अपना चेहरा देखे हैं, समतल दर्पण में आप लोग जब सैलून में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं दर्पण के सामने जब आप खड़ा होते हैं, बैठते हैं, अपना एक्टिविटी करते हैं, तो आपका चेहरे का प्रतिबिंब, यानी जो फिगर जैसा आप हैं वैसा फिगर जो आपके सामने रखे दर्पण में जो बन रहा है ना, वही क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब का परिभाषा
हमको समझना है कि आखिर परिभाषा क्या कहना चाह रहा है। ऐसे तो हम लोग समझ गए कि चेहरा जो देखते हैं तो मेरा जो फिगर दर्पण में बन रहा है वो अपने आप में क्या है, प्रतिबिंब है। अब यहाँ परिभाषा देखिए, किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण। अब हम पहले दिन हम चर्चा किए थे बिंदु स्रोत, यानी स्रोत किसको कहते हैं, प्रकाश के स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत जैसे सूरज, तारा, चंद्रमा, ये सब, यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको क्या कहते हैं, स्रोत। तो किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, यानी स्रोत से तो आता है प्रकाश, मान के चलिए सूर्य से क्या आ रहा है, प्रकाश। ये प्रकाश कोई भी दर्पण से, अब दर्पण कौन सा है, अवतल है, उत्तल है, समतल है, इसका चर्चा नहीं किया अभी। दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण में परावर्तन होता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कोई ना कोई बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो किसमें मिलती है और किसमें आपको कल्पना करते हैं, आभास होता है कि ये मिल रही है, वास्तव में नहीं मिलती है, उसको ही कहते हैं प्रतिबिंब। जहां पे वास्तव में मिलेगा उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, जहां वास्तव में नहीं मिलेगा, आपको आभास होगा मिलती हुई, उसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब यहाँ आप लोग समझिए फिगर के माध्यम से, ये तो मेरे परिभाषा हो गया प्रतिबिंब का। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए आगे जब चलेंगे तो आगे आप लोग को पढ़ना है कि दर्पण दो प्रकार का, जैसे कि एक दर्पण तो आप प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़ लिए होंगे, समतल दर्पण। एक दर्पण होता है मान के चलिए अवतल दर्पण। अभी मत पूछिएगा कि ये अवतल दर्पण कैसे, एक होता है उत्तल दर्पण, एक क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो दोनों में क्या होता है, क्या देखिए, किसी भी बिंदु स्रोत से, मान के चलिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में मान के चलिए यहाँ पे कोई टॉर्च है, कोई स्रोत, टॉर्च अपने आप में क्या है, स्रोत। किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, देखिए बिंदु स्रोत से आया ना प्रकाश की किरण, बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आती है और ये क्या होता है, देखिए ये नियम आगे हम लोग को पढ़ना है कि स्रोत जब ऐसे आता है तो दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरती है, सबको पढ़ना है। अभी हमको प्रतिबिंब का परिभाषा समझना है, इसलिए इस बात को यहाँ पे ज्यादा हम इसका डिटेल्स एनालिसिस नहीं करेंगे। देखिए मान के चलिए ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के सामने कोई भी बिंदु स्रोत है, उस स्रोत से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आया, दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए दर्पण से परावर्तन हुआ, दर्पण से परावर्तन होने के बाद क्या होता है, दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये क्या होता है, ये इस बिंदु पे मिलती है। देखिए एक किरण आया और एक किरण ये परावर्तन हुआ, किसी ना किसी बिंदु पे मिला ना, तो ये वास्तव में मिला कि इसका कल्पना की है, वास्तव में मिला, तो इसको ही कहते हैं प्रतिबिंब। यही चीज उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि देखिए यहां से वस्तु प्रकाश आता है और दर्पण से टकरा के क्या होता है, इस दिशा की ओर उसका परावर्तन हो जाता है। लेकिन हम क्या बोले, प्रतिबिंब जब भी होगा तो दो किरण को हमेशा कटना होगा, अगर नहीं कट रहा है तो कटती हुई आपको प्रतीत करना होगा, कल्पना करना होगा कि दो किरण क्या हो रहा है, आपस में कट रहा है। यहाँ हम लोग चर्चा कर लिए, यहाँ जो हो, ये जो अवतल दर्पण की बात किए तो यहाँ एक किरण यहाँ से परावर्तन हुआ और एक किरण यहाँ से परावर्तन हुआ, दोनों इस बिंदु पर वास्तव में मिला ना, तो ये देखिए जिस बिंदु पर मिलती है और दूसरा क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ये प्रतीत आपको कहाँ होता है, उत्तल दर्पण में। देखिए उत्तल दर्पण में रियल में ये जो प्रकाश था ये इस दिशा में इसका परावर्तन हो जाता है, लेकिन इसका हम लोग कल्पना करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, दर्पण के पीछे कल्पना करते हैं कि इस बिंदु पे क्या हो रहा है, प्रकाश, दो प्रकाश आके क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो मिलता है इस बिंदु पे, तो ये वास्तव में नहीं मिलता है, हम लोग कल्पना करते हैं, और जो कल्पना करते हैं तो वही हमारा हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि प्रतिबिंब के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे। प्रतिबिंब का परिभाषा था कि दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो वास्तव में जब मिले, देखिए तो यहां से वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश आया और परावर्तन के बाद जहां वास्तव में मिल गया, वास्तव में कहां मिलता है, अवतल दर्पण में, उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां
जहां वास्तव में नहीं मिलता है, हम लोग कल्पना करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, उसे कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देख लिए होंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। जहां वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक, और जहां कल्पना करते हैं उसे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब नोट में यहाँ करने वाली दो बात होता है कि जो वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। सही बात है, अगर आपको किसी भी प्रतिबिंब को वास्तव में देखा जाता है तो यहाँ नोट करने वाली बात है कि जो वास्तविक चीज होता है वो उसे पर्दे में उतारा जा सकता है, जबकि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और दूसरा नंबर, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, जबकि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इसके लिए एक ट्रिक समझिए। देखिए, काल्पनिक जब भी चर्चा आए, जहां पे आ जाए काल्पनिक, तो काल्पनिक का अर्थ होता है कल्पना, कल्पना का अर्थ को हिंदी में बोलते हैं सपना। अब बताइए, सपना कभी भी उल्टा हो सकता है, यानी जब भी आप किसी भी चीज का सपना देखोगे तो सपना में कभी भी ये सोचोगे, किसी भी चीज का सपना देखोगे कि हम बहुत फकीर होते, बहुत गरीब होते। सपना हमेशा होता है सीधा, सीधा आई मीन्स कहने का अर्थ है कि सपना हमेशा आपका ऊंचा होगा, यानी सीधा होगा। यानी जब भी जहां काल्पनिक या जहां कल्पना की चर्चा किए करे तो वो हमेशा सीधा होता है। तो नोट में क्या था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब था उसको पर्दे पे उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तव में हमेशा क्या होता है, उल्टा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अब अंत में हम लोग देखेंगे समतल दर्पण की विशेषता। देखिए, समतल दर्पण की विशेषता क्या होता है। देखिए, समतल दर्पण की विशेषता की करेंगे तो प्रथम मान के चले, समतल दर्पण किसको कहेंगे, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। तो देखिए, ये समतल दर्पण, मान के चलिए ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जब आप चेहरा देखते हैं तो पहले इसकी विशेषता होता है कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। सही बात है, जब यहाँ अगर दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो देखिएगा उसको ऐसा फील होगा कि दर्पण के अंदर, यानी कि दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो पहला गुण हो गया कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। और जो दर्पण के पीछे बनता है तो क्या जो सामने व्यक्ति खड़ा होता है, क्या वो सही में व्यक्ति इसके अंदर होता है कि कल्पना करते हैं, आभास होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ है, तो कहेंगे कि नहीं, वास्तव में नहीं होता है, हम लोग कल्पना करते हैं। यानी प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, और जहाँ काल्पनिक होता है वो हमेशा क्या बनता है, सीधा। तीसरा गुण क्या होता है कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। सही बात है, अगर आपका हाथ अगर 10 मीटर का है, मान के चलिए 2 मीटर का हाथ है आपका, तो प्रतिबिंब भी आपको अंदर उनता है। कहने का अर्थ है कि जितना बड़ा आपका फेस रहेगा, प्रतिबिंब भी तो आपको उतना ही बड़ा अंदर से दिखता है। ऐसा थोड़ी है कि आपका मुंह एगो रहता है, अंदर आपको रावण की तरह मुंह दिखे, ऐसा तो नहीं होता है ना। यानी कहने का अर्थ है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के हमेशा बराबर बनता है। देखिए, अब चौथा गुण देखिए, चौथा गुण होता है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। देखिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अब आपके मन में एक जगह सवाल आ रहा होगा, सर आपने बोला हम दर्पण में देखते हैं कि दाहिना हाथ उठा रहे हैं तो हमको फील होता है उल्टा, यानी दाहिना हाथ उठाते तो हमको लगता है बायां हाथ उठा रहे हैं, दायां हाथ से खाते हैं तो लगता है बायां हाथ से खा रहे हैं, लेकिन ये तो उल्टा हुआ ना। नहीं दोस्तों, इसको उल्टा नहीं कहेंगे। सीधा उल्टा किसको कहते हैं, मान के चलिए अगर ये आपका सर है और नीचे आपका पैर है, अगर आप दर्पण में देख रहे होते और कहीं ऐसा होता दर्पण में देखने के बाद अंदर कि आपका पैर ऊपर हो जाता और सर नीचे हो जाता, तब हम इसको कहते उल्टा। जबकि ये जो हुआ ये सीधा, जैसा आप खड़ा होते हैं प्रतिबिंब तो वैसा ही रहता है ना, तो इसको कहेंगे सीधा, यानी काल्पनिक और क्या होता है, सीधा। लेकिन ये पार्श्विक उल्टा किसको कहते हैं, यानी दर्पण में हमेशा एक गुण होता है कि जब आप दाहिना हाथ उठाओगे तो दर्पण में ऐसा फील होगा कि बायां हाथ उठा रहा है। आप दाहिना हाथ से लिखोगे तो
तो दर्पण में प्रतिबिंब लगेगा कि बायां हाथ से लिख रहे हैं। इस घटना को कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। दूसरा नंबर, पांचवा नंबर गुण, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितने आगे दर्पण से वस्तु रखी होती। सही बात है कि प्रतिबिंब जब भी आप समतल दर्पण में देखोगे तो जितना दूरी पर, अगर आप इस दर्पण के सामने खड़ा है तो प्रतिबिंब आपको उतना ही दूरी पर पीछे दिखेगा। थोड़ा दूरी पर वस्तु रखा हुआ है तो आपको दर्पण में ही उतना पीछे। यानी कहने का अर्थ है कि दर्पण के सामने, समतल दर्पण में जितना दूरी पे आगे, अगर मान के चले यहाँ से प्रश्न आएगा, ये दर्पण है, यहाँ से अगर 10 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। छठा गुण, अगर दर्पण के आगे भी वेग से गति करते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, अगर कोई लड़का अगर दौड़ते इसके सामने आए, अगर वो 40 के स्पीड से आए तो प्रतिबिंब में ऐसा फील होगा, इसके दोगुने रफ्तार से उसको ऐसा फील होगा कि ये 80 के रफ्तार से आ रहा है। यानी ये बहुत वीवीआई है 6 और 7 कि दर्पण के सामने अगर कोई व्यक्ति जिस वेग से आता है ना, उसके दोगुने वेग से प्रतीत हो रहा है कि प्रतिबिंब वापस लौटता है। सातवां गुण होता है कि आप जिस कोण से अगर आप दर्पण को घुमाइएगा ना, प्रतिबिंब उससे दोगुनी कोण से घूम जाती है। तो दो चीज होता है यहाँ पे, समझिए, देखिए, दर्पण के पीछे बनता है, सही बात है, और जितना दूरी पे आगे होता है उतना दूरी पर वस्तु पीछे बनता है। जबकि वेग और कोण की बात करें समतल दर्पण में तो वेग भी दुगना हो जाता है और कोण भी दुगना। अगर कोई व्यक्ति भी वेग से आता है तो प्रतिबिंब 2 वेग से आएगा, और अगर थीटा कोण से आप दर्पण को घुमाइएगा तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूमता हुआ प्रतीत होगा। और अंतिम इसकी विशेषता होता है कि समतल दर्पण में अगर आपको वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, मान के चलिए अगर कोई दर्पण है यहाँ, अगर आपकी लंबाई 6 सेंटीमीटर 6 फीट है, मान के चलिए आपका लंबाई कितना है 6 फीट, तो क्या कोई छोटे दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं तो क्या आपको दर्पण में पूरा दिख जाता है? तो नहीं दिखता होगा। लेकिन आपका जब मन हो कि हम अपना पैर से लेके सर तक आपको चेहरा देखे, तो दर्पण का जो लंबाई है आपके लंबाई की आधी होनी चाहिए। मान के चलिए अगर 6 फीट आपका लंबाई है तो दर्पण 3 फीट का होना चाहिए। अगर आप दर्पण 3 फीट का लेते हैं तो उस दर्पण में आप अपने शरीर का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण का गुण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का प्रतिबिंब होता है, और अंत में हम लोगों ने देखा समतल दर्पण की क्या विशेषता होता है। अब हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण की विशेषता क्या होता है, गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, और साथ ही साथ किरण आरेख की बनावट की चर्चा नेक्स्ट इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।